सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 14 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है पदबंध तथा वाक्य। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं इन दोनों के विषय में विस्तार पूर्वक। पाठ को शुरू करते हैं। अध्याय 14 पदबंध तथा वाक्य। सबसे पहले पदबंध के विषय में जानेंगे। कई पदों के योग से बने हुए वाक्यांश को जो एक ही पद का काम करता है पदबंध कहते हैं। तो बच्चों, जब हम शब्द का प्रयोग, ये बात हम जानते हैं, जब हम शब्द का प्रयोग वाक्य में करते हैं तो वो पद बन जाता है। जब कई पदों को मिलाकर एक वाक्यांश बनता है, यानी कि वाक्य का टुकड़ा जो कि पद की तरह ही काम करता है, पूरे एक पद की तरह ही वर्क करता है वो, तो वो पदबंध कहलाता है। जैसे पदबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पद जमा बंध। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो पद कहलाता है, तथा बंध का अर्थ है बांधना या जुड़ना। क्योंकि जब भी वाक्य में आएगा ना कोई शब्द, वो पद बन जाएगा, तो फिर उसे वाक्य के नियमों के हिसाब से चलना होता है, वो बंध जाता है, उससे जुड़ जाता है। यही प्रक्रिया हमारी पदबंध कहलाती है। वाक्य में विभिन्न पद होते हैं। जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई, संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि का काम करते हैं तो उस मिली हुई इकाई को पदबंध कहा जाता है। मतलब एक सारे जो पद हैं, जब मिल जाएंगे और या तो वो फिर किसी भी तरीके से कार्य कर रहे होंगे, संज्ञा की तरह, विशेषण की तरह, क्रिया विशेषण की तरह, तो ये इकाई जो होती है, जो उनका मिला जुला जो रूप होता है, यही पदबंध है। वाक्य में दो प्रकार के पदों का प्रयोग किया जाता है, स्वतंत्र, दूसरे होते हैं परस्पर बंधे हुए। इस प्रकार पदबंध एक से अधिक पदों से बने होते हैं। जटिल भावों की अभिव्यक्ति के लिए पदों के स्थान पर पदबंधों का प्रयोग होता है। मतलब एक से ज्यादा पद आपस में मिले रहते हैं, कई बार हमें बहुत मुश्किल से मुश्किल भाव को बताना होता है तो पदबंधों का प्रयोग करना पड़ता है। उदाहरण, पेन मीरा का है। फर्श पर पड़ा पेन मीरा का है। पहले वाक्य में पेन एक पद है, यह संज्ञा है। दूसरे वाक्य में फर्श पर पड़ा अंश पेन के साथ मिलकर एक व्याकरणिक इकाई बना रहा है। इसमें एक से अधिक पद हैं। फर्श पर पड़ा पेन, ये मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हैं। एक से अधिक पदों का यह समूह पदबंध है। मतलब जब हमने कहा खाली पेन, तो ये स्वतंत्र हो गया अपने आप में पद। लेकिन अगर हम कहें फर्श पर पड़ा पेन, तो ये सारे पद मिलकर एक इकाई की तरह काम कर रहे हैं, तो यही हमारी कहलाएगा, ये जो समूह है पदों का, ये कहलाएगा पदबंध। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हुए विशेष अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, वाक्यांश या पदबंध कहलाते हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा एक से ज्यादा पद आपस में मिले होते हैं और एक व्याकरणिक इकाई की तरह, एक यूनिट की तरह वर्क करते हैं, लेकिन अर्थ तो देते, ये पूरा अर्थ नहीं दे पाते, लेकिन इनको वाक्यांश या पदबंध कहा जाता है। पदबंध की विशेषताएं। रचना की दृष्टि से पदबंध में तीन बातें आवश्यक होती हैं, जरूरी है तीन बातें। इसमें एक से अधिक पद हो, एक से ज्यादा पद होंगे। ये पद परस्पर इस प्रकार संबंध होते हैं कि उनसे एक व्याकरणिक इकाई बन जाती है, एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। पदबंध किसी वाक्य का अंश होता है, अपने आप में ये पूर्ण वाक्य नहीं होते, अंश होते हैं, टुकड़े होते हैं। पदबंध मुख्यतः पांच प्रकार के होते हैं, पांच प्रकार के। पहले संज्ञा पदबंध, जब कोई पद समूह वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है, संज्ञा के जैसे कार्य करे तो वो संज्ञा पदबंध कहलाता है। तो निम्नलिखित वाक्यों में स्थूल अंश संज्ञा पदबंध है। तो देखते हैं, घर के सामने वाला पेड़ गिर गया, परिश्रम करने वाला छात्र उत्तीर्ण हो गया। तो यहाँ पर घर से शुरू हुआ है, पेड़ तक जा रहा है, तो ये हमारा पूरा संज्ञा की तरह कार्य कर रहा है, तो ये हमारा संज्ञा पदबंध है। ऐसे ही परिश्रम करने वाला छात्र, छात्र पर समाप्त हो रहा है, और छात्र क्या है, एक संज्ञा शब्द है। ऐसे ही सर्वनाम पदबंध होते हैं, क्या है, वाक्य में सर्वनाम की तरह कार्य करते हैं, तो सर्वनाम पदबंध है। पूरा जितने भी पद आएंगे वो सर्वनाम की तरह कार्य करेंगे। जैसे तकदीर का मारा वह यहाँ आ गया, ये आप ध्यान रखेंगे, अंत में ना सर्वनाम शब्द आना चाहिए, तभी सर्वनाम पदबंध होगा। ऐसे उसमें अंत में संज्ञा शब्द आना चाहिए। सदा प्रसन्न रहने वाले तुम उदास क्यों बैठे हो, तो यहाँ पर ये जो तकदीर का मारा वह, सदा प्रसन्न रहने वाले तुम, सर्वनाम की तरह कार्य कर रहे हैं, तो ये सर्वनाम पदबंध है। विशेषण पदबंध में क्या होगा, वाक्य में विशेषण की तरह कार्य करते हैं जो विशेषण पदबंध होते हैं। ठीक है, तो जैसे उदाहरण है, वे अत्यंत मेहनती विद्यार्थी हैं, आपके समान बुद्धिमान लोग कम ही होते हैं। तो यहाँ पर अंत में जो शब्द आ रहा है वही होगा। जैसे मेहनती क्या है, विशेषण शब्द है, बुद्धिमान क्या है, विशेषण शब्द है, तो ये विशेषण पदबंध हो गए हमारे। ठीक है, तो एक से ज्यादा शब्द भी आए हैं, ये भी हमें पता है।
अब एक क्रियापद पद, जब वाक्य में एक से अधिक क्रियापद एक साथ मिलकर समूह बनाते हैं तो क्रियापद बंध कहलाता है। यानी कि पूरा समूह होता है क्रिया का, इसमें एक से ज्यादा क्रियाएं आएंगी। तो जैसे मोहन ने चाय पी ली है, सपेरे ने सांप पकड़ लिया है, तो पी ली है, पकड़ लिया है, क्या है हमारी क्रिया पदबंध है। क्रिया विशेषण पदबंध, वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं, जो क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जैसे स्थूल पद क्या है, क्रिया विशेषण पदबंध है, पिछले दिनों की अपेक्षा आज सर्दी अधिक है। तो आज जो कि क्रिया विशेषण शब्द अंत में आ रहा है, और कई सारे पद आए और सभी ये क्या कर रहे हैं, क्रिया विशेषण का कार्य कर रहे हैं। वह तेज दौड़ते दौड़ते थक गया, तो यहाँ पर तेज दौड़ते दौड़ते ये हमारा क्या है, क्रिया विशेषण पदबंध है। तो ये हमने पदबंधों के बारे में अच्छे से जान लिया। अब जानते हैं वाक्य। सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो व्यवस्थित हो और कोई अर्थ देता हो वाक्य कहलाता है। यानी कि इसमें कई सारे शब्द आते हैं और सभी शब्द कोई ना कोई अर्थ जरूर देते हैं और उनको ठीक प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है जिससे कि अपना जो वाक्य है वो पूर्ण अर्थ प्रदान करे, उसमें अर्थ देने का सामर्थ्य हो, तभी वह वाक्य कहलाता है। यानी कि सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो व्यवस्थित हो इस प्रकार से कि वो अपना पूर्ण अर्थ दे, वाक्य है। अब निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जिस तरह मनुष्य में जीवन है उसी तरह वृक्षों में भी जीवन होता है। जब देश स्वतंत्र हुआ तब इसकी जनसंख्या 36 करोड़ थी। उपयुक्त सभी कथन हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनियां हैं और सारी दुनिया के सार्थक है, अर्थ दे रही है और पदों को भी सही से व्यवस्थित करके लगाया गया है। अतः ये वाक्य, क्योंकि हमें इसकी पूरी बात जो कही जा रही है वो हमें समझ में आ रही है। वाक्य के तत्व, वाक्य के निम्नलिखित 6 अनिवार्य तत्व माने जाते हैं। सबसे पहले सार्थकता, यानी कि ये सबसे अनिवार्य तत्व है कि यानी कि जो भी हम वाक्य बना रहे हैं उसका कोई ना कोई अर्थ हो। सार्थक शब्दों को इसलिए वाक्य में सम्मिलित किया जाता है, लेकिन कई बार क्योंकि अगर हम निरर्थक शब्दों को लेंगे तो हमारा वाक्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। कई बार होता है कि निरर्थक शब्द सार्थक शब्दों के साथ आते हैं और अपना पूर्ण अर्थ देने लगते हैं। जैसे क्या चैचे लगा रखी है, कुछ पानी वानी लाओ। यहाँ निरर्थक शब्द चैचे नाहक बोलने वाला तथा वानी आदि वगैरह के लिए प्रयुक्त हुआ है, ये निरर्थक होकर भी सार्थक होते हैं। मतलब सार्थक शब्दों को ही ज्यादातर लिया जाता है। योग्यता, शब्द सार्थक होने के साथ प्रसंग के अनुसार अर्थ देने वाले भी हो, यानी कि केवल हम सार्थक शब्दों को जोड़ दिया, उनका क्रम व्यवस्थित नहीं कर रखा या फिर उन्हें प्रसंग के अनुसार नहीं लगाया तो वो हमारा वाक्य नहीं कहलाएगा। जैसे घोड़ा घास पीता है, तो हमने यहाँ पर सार्थक शब्द तो लिए, सारे शब्द सार्थक है, घोड़ा घास पीता, लेकिन ये सही अर्थ देने की योग्यता नहीं रख रहे क्योंकि घास के साथ पीना नहीं आता, घास खाने वाली वस्तु है तो खाना आता। तो इसको सही क्रम में रखेंगे तभी हमारी ये शर्त पूरी होगी, सही शब्द का हम चयन करेंगे तभी हमारी ये शर्त पूरी होगी। तो ये हमारा घोड़ा घास खाता है। आकांक्षा, आकांक्षा का अर्थ है इच्छा। वाक्य में प्रति प्रश्न की इच्छा नहीं झलकनी चाहिए अपितु उसका पूर्ण अर्थ निकलता हो। ठीक है, जैसे हम अगर कहें दिन में सोता है, कौन सोता है, हमारे सामने प्रश्न उठ जाएगा एक और, कौन सोता है, तो नहीं, ऐसा नहीं। आकांक्षा की शर्त पूरी होनी चाहिए, यानी कि कोई उसमें दूसरा प्रश्न ना कर पाए तभी वह वाक्य होगा। अब आसक्ति या निकटता, यानी कि सारे पद एक दूसरे के समीप हो और पूरे वाक्य का हम एक साथ उच्चारण कर पाए। यदि ज्यादा ही है, अगर हम चाहते हैं कुछ रुकावट, कुछ किसी विशेष पर ज्यादा, किसी शब्द पर ज्यादा बल देना, तो हम विराम चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सही तरीके से। जैसे हम कहें, अगर हमने गलत विराम चिन्हों का भी प्रयोग ना हो, जैसे अगर हम कहें यदि पहले देश के राष्ट्रपति कहा जाए और 5 मिनट पश्चात आज रात्रि 8 बजे कहा जाए तो पुनः 5 मिनट बाद कहा जाए तो देश के नाम संदेश प्रसारित करेंगे, तो ये आसक्ति गुण रहित शब्द समूह रह जाएगा। मतलब समीपता नहीं है, काफी देर देर हम रुक रहे हैं, तो ये पूर्ण वाक्य नहीं है। निकटता का गुण होना चाहिए। इस प्रकार मौखिक व लिखित कथन निकटता का गुण लेकर वाक्य पूर्ण करता है। देश के राष्ट्रपति आज रात्रि 8 बजे देश के नाम संदेश प्रसारित करेंगे। निकटता होनी चाहिए, ज्यादा दूरी ना हो वाक्यों में कि हम काफी देर रुककर बोल रहे हैं, नहीं। अगला है पदक्रम। वाक्यों में प्रयोग करने के लिए शब्दों को सही क्रम में प्रयोग किया जाना चाहिए, तभी वह सही अर्थ दे पाएंगे। व्यवस्था के अनुसार, जो हम व्यवस्था एक लगाते हैं ना, उसके अनुसार ही पदों का क्रम होना चाहिए। जैसे पहले कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया आती है हमारे हिंदी वाक्यों में।
बाकी भाषाओं में ये अलग अलग क्रम रहता है, लेकिन हिंदी वाक्य में ऐसा चलता है, तो ऐसे ही हमें लगाना होता है। तो यही पद क्रम का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। उचित पद क्रम, श्रुति स्कूल का काम करती है, अनुचित पद क्रम काम का स्कूल करती है श्रुति। नहीं, गलत। उचित पद क्रम का भी ज्ञान होना चाहिए। अब है अन्वय। अन्वय का अर्थ है मेल। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ कर्ता, कर्म, लिंग, वचन तथा पुरुष की अनुमति मेल होना आवश्यक है, अन्यथा वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। मतलब जिस प्रकार से कर्ता के कर्म, कर्ता और कर्म के लिंग वचन और आए ना, लिंग वचन है, कारक है, पुरुष है, उसी हिसाब से क्रिया के होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, उनमें आपस में मेल जोल नहीं होगा, तो हमारा वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। अब आता है वाक्य के अंग। वाक्य के प्रमुख रूप से निम्नलिखित दो अंग होते हैं। दो अंग, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य के बारे में जानते हैं। वाक्य में कर्ता या उसके विस्तार अथवा किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो कुछ कहा जाता है, लिखने वाले के बारे में या बोलने वाले के बारे में जो कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में कुछ बात की जाती है, वही उद्देश्य है। मतलब जिसके बारे में कुछ भी कहा जा रहा है वो उद्देश्य है। जैसे सविता गीत गा रही है, यानी कि यहाँ पर सविता के विषय में कुछ कहा जा रहा है, तो सविता उद्देश्य हो गई। अब आता है विधेय। वाक्य में कर्ता या उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, उद्देश्य के बारे में जो भी बात कही जा रही है वह विधेय है। जैसे सविता गीत गा रही थी, सविता तो उद्देश्य हो गई, और यहाँ गीत गा रही है, क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। अब है वाक्य के भेद। वाक्यों का वर्गीकरण करने के दो आधार पर इसके भेद करते हैं हम। पहला है रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना की दृष्टि से वाक्यों के निम्नलिखित भेद हैं। पहला है सरल या साधारण वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, वो है हमारा सरल वाक्य, साधारण वाक्य। जैसे मोहन बाजार जा रहा है, तो मोहन क्या है, उद्देश्य, और बाजार जा रहा है, विधेय। अब है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, जिस वाक्य में दो स्वतंत्र उपवाक्य किसी समानाधिकरण समुच्चय बोधक द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं, वह संयुक्त वाक्य होता है। दो अपने आप में स्वतंत्र वाक्य होते हैं, उनको आपस में जोड़ा जाता है योजक के द्वारा, या हम कह सकते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक के द्वारा। जैसे वह बाजार गया और उसने फल खरीदे। दो वाक्य हैं, वह बाजार गया, उसने फल खरीदे, इसको और योजक के द्वारा जोड़ा गया है। यहाँ पहले खेत था परंतु अब घनी बस्ती है, यहाँ पर भी परंतु के द्वारा दो वाक्यों को जोड़ा गया है। तो और परंतु के द्वारा दो वाक्य आपस में जुड़े हैं, ये हमारे संयुक्त वाक्य है। फिर आते हैं मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रमुख उपवाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। तो एक तो मुख्य उपवाक्य होगा और बाकी उस पर आश्रित हो, तो ये हमारा मिश्र वाक्य, इनको हम जोड़ते हैं। मिश्र वाक्यों को जो हमारा मुख्य उपवाक्य उसको आश्रित उपवाक्यों से हम किसके व्यधिकरण समुच्चय बोधक द्वारा जोड़ते हैं, इसको हम योजक भी कहते हैं, योजकों के द्वारा जोड़ते हैं। जैसे प्रधानाचार्य ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, वह कौन सा क्षेत्र है जहां मानव ने अपना कदम नहीं रखा। उपयुक्त दोनों वाक्यों में उपवाक्य व्यधिकरण समुच्चय बोधक क्रमशः की तथा जहां द्वारा जुड़े हैं, अतः ये मिश्र वाक्य है। दोनों वाक्यों को किससे जोड़ा हमने, की और जहां से। ठीक है, आश्रित उपवाक्य किसी ना किसी योजक से जुड़े होते। तो पहला हमारा जो है ना, प्रधानमंत्री ने कहा, ये मुख्य, और इस पर आश्रित वाक्य क्या हो जाएगा, कल छुट्टी रहेगी। प्रधान उपवाक्य किसी वाक्य का जो उपवाक्य स्वतंत्र होता है, दूसरे उपवाक्य पर निर्भर नहीं होता, बल्कि दूसरे उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं, उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। मतलब अपने आप में स्वतंत्र होता है, बाकी उपवाक्य इस पर आश्रित रहते हैं, इसको किसी की आवश्यकता नहीं होती। मुझे लगा कि कबूतर उड़ जाएगा, यहाँ मुझे लगा प्रधान उपवाक्य। प्रधान या हम इसे मुख्य उपवाक्य कह सकते हैं। आश्रित उपवाक्य, जो उपवाक्य दूसरे उपवाक्यों पर आश्रित होते हैं वे आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं, यानी कि आश्रित मतलब निर्भर होते हैं। ठीक है, इनका क्या उद्देश्य होता है, दूसरे उपवाक्यों की, मतलब इनका मतलब हम तभी लगा पाते हैं जब हमारे पास मुख्य उपवाक्य हो। जैसे मुझे लगा कि कबूतर उड़ जाएगा, यहाँ कबूतर उड़ जाएगा आश्रित उपवाक्य है। मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य मुख्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला है संज्ञा उपवाक्य। जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य के उद्देश्य के कार्य अथवा पूरक के बदले होता है, उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, उद्देश्य को बताने के लिए, कार्य को बताने के लिए, पूरक की तरह करते हैं। जैसे चोर जानता है कि उसे जेल क्यों भेजा गया। प्रधान उपवाक्य चोर जानता है, और संज्ञा उपवाक्य उसे जेल क्यों भेजा गया। तो यहाँ पर संज्ञा की बारे में बात हो रही, चोर क्या संज्ञा, तो ये संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य बहुधा प्रधान उपवाक्य से की द्वारा जुड़े होते हैं।
विशेषण उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, पहला वाला तो उद्देश्य स्पष्ट करता है, ये विशेषता बताता है। तो ये विशेषण उपवाक्य है। यह वही लड़का है जिसने चोरी की। प्रधान उपवाक्य, यह वही लड़का है। विशेषण उपवाक्य, जिसने चोरी की थी। लड़के की विशेषता बताता है। ठीक है, चोरी, उसकी विशेषता क्या है, उसने चोरी की थी। अब एक क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया का विशेषण बनकर आता है उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। क्रिया का विशेषण बनकर आएगा। जब मैं वहां गया तब वह पढ़ रहा था। प्रधान उपवाक्य, वह पढ़ रहा था। क्रिया विशेषण वाक्य, जब मैं वहां गया। अब है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया करने या होने का सामान्य कथन हो, यानी कि सामान्य सा कथन है, क्रिया हो रही है और कहा जा रहा है क्रिया के बारे में, ना तो ना है ना ही हमारा कोई संदेह है, जैसे हिंदी हमारी राजभाषा है। निषेधवाचक वाक्य, यानी कि इसमें नहीं का भाव रहता है, क्रिया के ना होने का भाव रहता है, जैसे मैं आज नहीं खेलूंगा। प्रश्नवाचक वाक्य, नाम से स्पष्ट प्रश्न पूछा जाता है, जैसे उदाहरण है वह क्यों नहीं आया, तुम कौन हो, वह कहाँ रहता है। विस्मयवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से क्या पता चलता है, प्रसन्नता, आश्चर्य, घृणा, शोक जैसे भाव प्रकट हो, वो होते हैं हमारे विस्मय आदि बोधक वाक्य, जैसे अरे इतना लंबा आदमी, आहा कैसा सुंदर दृश्य, हाय यह क्या हो गया। इसमें विस्मय आदि बोधक शब्द भी आते हैं बच्चों, जैसे अरे, आहा और हाय आए, और इनके पीछे विस्मय आदि बोधक चिन्ह भी लगा रहता है। आज्ञावाचक वाक्य, जो वाक्य आज्ञा या अनुमति का बोध कराए, यानी कि जहां पर आज्ञा दी जा रही होती है, अनुमति मांगी जा रही होती है, जैसे तुम यहां से बाहर चले जाओ, ये आज्ञा दी जा रही है, तो ये आज्ञावाचक है। इच्छा सूचक वाक्य, इन वाक्यों से जो करता है यानी कि काम को करने वाला, उसके मन की कामना, इच्छा, आशा आदि का भाव प्रकट होता है, जैसे ईश्वर तुम्हें चिरायु करे, लंबी आयु करे, ऐसी मेरी इच्छा है, कामना है। संदेहवाचक वाक्य, नाम से स्पष्ट है, जिन वाक्यों से कार्य के होने या करने में संदेह होता है प्रकट, वो है संदेहवाचक। जैसे अब तक रमेश जा चुका होगा, संदेह है, डाउट रहता है जहां। संकेतवाचक वाक्य में क्या होता है बच्चों, वाक्यों से एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है, मतलब एक क्रिया होगी तब दूसरी होगी, एक क्रिया दूसरी पर निर्भर है। यदि वह आता तो मैं चला जाता, कि अगर वह नहीं आएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, एक क्रिया दूसरी पर निर्भर है। ठीक है, ये थे हमारे 8 प्रकार के वाक्य। अब आते हैं वाक्य रूपांतरण। सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण कैसे करेंगे, पढ़ते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, वह खाना खाकर सो गया, इसको हमें संयुक्त वाक्य में बनाना है। उसने खाना खाया और सो गया। भोर होते ही हम लोग लखनऊ जा पहुंचे, भोर हुई और हम लोग लखनऊ जा पहुंचे। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं नहीं जा सकता। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए मैं नहीं जा सकता। मुझसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, यदि मुझसे मिलना है तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। सरल वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण कैसे करेंगे। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, अधिकारी बनने पर भी उसका व्यवहार मधुर है, यद्यपि वह अधिकारी बन गया फिर भी उसका व्यवहार मधुर है। अमित कृपण है, सुनील उदार है। अमित योग्य है परंतु सुनील उदार है। अमित योग्य नहीं, कृपण का था, कृपण है परंतु सुनील उदार है। काले चश्मे वाले आदमी को यह फूल दे दो, यह फूल उस आदमी को दे दो जिसने काला चश्मा लगाया हुआ है। यह सत्य है वह कल यहाँ आएगा, यह सत्य है कि वह कल यहाँ आएगा। अब संयुक्त वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं भी। उसने मुझे देखा और चल दिया, जब उसने मुझे देखा तो चल दिया। इसका मुझे भय था और यही हुआ, जिसका मुझे भय था वही हुआ। मैंने कठिन परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गया, मैं इसलिए उत्तीर्ण हो गया क्योंकि मैंने कठिन परिश्रम किया। सांझ ढली और वर्षा होने लगी, जैसे ही सांझ ढली वैसे ही वर्षा होने लगी। तो हमने देखा कि इस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है। अब सरल वाक्य का मिश्र और संयुक्त वाक्यों में रूपांतरण पढ़ते हैं। सरल वाक्य, सूर्योदय होते ही अंधेरा चला गया। संयुक्त वाक्य, सूर्योदय हुआ और अंधेरा चला गया। मिश्र वाक्य, जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही अंधेरा चला गया। सरल वाक्य, मैंने एक बहुत मोटा व्यक्ति देखा। संयुक्त वाक्य, मैंने एक व्यक्ति देखा और वह बहुत मोटा था। मिश्र वाक्य, मैंने उस व्यक्ति को देखा जो बहुत मोटा था। सरल वाक्य, उस डाकू को जल्दी पकड़ लिया जाएगा। संयुक्त वाक्य, वह व्यक्ति डाकू है
और जल्दी पकड़ लिया जाएगा। मिश्र वाक्य, क्योंकि वह व्यक्ति डाकू है इसलिए उसे जल्दी पकड़ लिया जाएगा। अब अर्थ की दृष्टि से वाक्य में परिवर्तन कैसे होगा? विधानवाचक वाक्य का अन्य में परिवर्तन। विधानवाचक प्रफुल्ल 8वीं कक्षा में पढ़ता है। प्रश्नवाचक, क्या प्रफुल्ल 8वीं कक्षा में पढ़ता है? निषेधवाचक, प्रफुल्ल 8वीं कक्षा में नहीं पढ़ता है। आज्ञावाचक, प्रफुल्ल तुम 8वीं कक्षा में पढ़ो। विस्मयवाचक, अरे प्रफुल्ल 8वीं कक्षा में पढ़ने लगा। इच्छावाचक, काश प्रफुल्ल 8वीं कक्षा में पढ़ता। संदेहवाचक, प्रफुल्ल 8वीं कक्षा में पढ़ता होगा, शायद प्रफुल्ल 8वीं कक्षा में पढ़ता है। संकेतवाचक, यदि अनुमति मिले तो प्रफुल्ल 8वीं कक्षा में पढ़े। अब है विधानवाचक से प्रश्नवाचक और निषेधवाचक में परिवर्तन। विधानवाचक, पुलिस को देखते ही चोर भाग गए। प्रश्नवाचक, क्या पुलिस को देखते ही चोर भाग गए? निषेधवाचक, पुलिस को देखते ही चोर नहीं भागे। विधानवाचक, दिनेश तैरने जाएगा। प्रश्नवाचक, क्या दिनेश तैरने जाएगा? निषेधवाचक, दिनेश तैरने नहीं जाएगा। विधानवाचक से विस्मयवाचक में परिवर्तन कैसे करेंगे? विधानवाचक है तुम रुक गए। विस्मयवाचक, अरे तुम रुक गए। इच्छावाचक से प्रश्नवाचक में परिवर्तन। इच्छावाचक है संसार से दुख दूर हो जाए। प्रश्नवाचक, क्या संसार से दुख दूर हो जाए? विधानवाचक से आज्ञावाचक में परिवर्तन। विधानवाचक, प्रवीण प्रतिदिन विद्यालय जाता है। आज्ञावाचक, प्रवीण प्रतिदिन विद्यालय जाया करो। वाक्य के अर्थ में बिना कोई परिवर्तन किए वाक्य का रूपांतरण। विधानवाचक, शेर से सभी डरते हैं। प्रश्नवाचक कैसे करेंगे? शेर से कौन नहीं डरता। विधानवाचक, वह बहुत नीच है। विस्मयवाचक, ओह वह कितना नीच है। प्रश्नवाचक, डाकू को कौन आश्रय देगा? निषेधवाचक, डाकू को कोई आश्रय नहीं देगा। प्रश्नवाचक, अपना पुत्र किसे प्यारा नहीं होता? विधानवाचक, अपना पुत्र सबको प्यारा होता है। तो ये था हमारा वाक्य परिवर्तन। हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा। अब हम कर लेते हैं अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न और फिर आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इन सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे और कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में सुंदर अक्षरों में कर लेंगे। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से वाक्य और पदबंध के बारे में विस्तार पूर्वक जाना। आशा करती हूँ ये पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।